गुड मॉर्निंग फिर से एक बार सबको, अगर नहीं हुआ तो। अच्छा, ठीक है सर। तो फिर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, बेसिकली ऑडिटिंग में हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग का नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का एरिया चल रहा है, जिसमें एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में ही ना बताया गया है कि कैसे कैसे ऑडिट करना है, किस केस में क्या करना है। तो एक एक नंबर असाइन किया गया है, मतलब हर एक ऑडिट करने का एक तरीका माना जाता है। और उसके लिए एक क्या बनाया गया सर? एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसको बेसिकली कौन देखभाल करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है उनके साथ, ठीक है। तो ये लोग मिलके ओवरऑल इंडिया में जो अकाउंटेंसी कंपनीज बनाते हैं उनको चेक करते हैं। सिंपल बात है ऑडिटिंग का। सिंपल, जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज ऑडिटिंग, आपका मन में यही जवाब आना चाहिए। एक कंपनी करता है अपना अकाउंट्स को मेंटेन, कंपनी का अकाउंट्स कितना सही है कितना गलत है, ओवरऑल मतलब एक्चुअली ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए एवरी ईयर कंपनी अपना ऑडिट करवाते हैं। जो भी प्रैक्टिसिंग ऑडिट फर्म होते हैं सर, स्पेशली जो चार्टर्ड फर्म होता है, उनको ऑडिट करवाने के लिए बुलाना पड़ता है और उनको रिक्रूट करना पड़ता है अपनी कंपनीज में। और ऑडिट का रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। मतलब ऑडिट का रिपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनी के लिए। जब तक वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं लाएगा तो फिर लोग उस पर भरोसा नहीं करेगा। मैं आपको आगे आगे सब बताऊंगा इस तरह का केसेस, कि कब क्या केसेस है नहीं है। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़ा था, नोट्स, आप लोगों को याद है सर? लास्ट डे का क्या नोट्स था? टर्म्स ऑफ ऑडिट क्या था सर? बोलोगे सर? AC 210 क्या था? लास्ट डे का नोट्स क्या था हम लोगों का डिस्कशंस? बोलो सर, कोई तो बोलो। लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हेलो सर, मेरा साउंड आ रहा है क्या आप लोगों के पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। वो तो पढ़ने वाले हैं सर, वो तो आज पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट लास्ट वीक क्या पढ़े थे वही मैं पूछ रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए जॉइंट ऑडिटर तो हम लोग आज आज स्टार्ट पढ़ेंगे। करेंगे। लास्ट लास्ट वीक क्या लिखे थे नोट्स? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। लास्ट वीक क्या नोट्स दिखा था सर? टर्म्स ऑफ ऑडिट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, थैंक यू सर। बेसिकली उसमें हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी किसी ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे सपोज मानो मेरा एक कंपनी है, ठीक है, तो मैं अपने कंपनी में मेरा अकाउंट्स को चेक करने के लिए नॉट अकाउंट्स को बिल्डअप करने के लिए, अकाउंट्स बिल्ड करने के लिए मुझे अकाउंटेंट का रिक्रूट करना पड़ता है। ऑडिटर का काम क्या होगा? वो आएगा, देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का। वो आएगा, ऑडिटर आएगा, देखेगा, चेक करेगा और बताएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग लास्ट वीक में हम लोगों ने ये देखा था कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो जब भी कोई ऑडिटर को रिक्रूट किया जाता है, एंगेज किया जाता है कंपनी में, तो उसमें क्या क्या टर्म्स ऑडिटर्स एंड कंपनी के बीच में होता है, ये था लास्ट वीक का डिस्कशन टॉपिक। आज का डिस्कशन टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ज्वाइंट ऑडिटर। चलिए सर, हम आपको बताते हैं ये ज्वाइंट ऑडिटर का केस क्या हो सकता है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग भी सर पेन एंड कॉपी लेके रेडी हो जाओ, ठीक है। पेन एंड कॉपी लेके आप लोग भी रेडी हो जाओ। सर ये ज्वाइंट ऑडिटर का खेल मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। इससे 299, ठीक है, आज डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग में। इसका पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ओके सर, मतलब एक ऑडिट फर्म नहीं या फिर एक सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मोर देन वन चार्टर्ड फर्म या फिर मोर देन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब एक साथ किसी एक ही कंपनी का ऑडिट करे ना, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट ऑडिटर, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको, ऐसे तो ये हम लोग का पूरा समरी नोट्स है, ये मैंने शेयर नहीं किया अभी तक आप लोगों को, मुझे पता है। अच्छा,
ये मेरा टाटा मोटर्स का रिपोर्ट है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई रिपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को? देखो तो ये एक्चुअली टाटा मोटर्स का है, ये देखो सर, टाटा मोटर्स 75th इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अब चलिए मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी एक फाइनेंशियल डेटा आपको चेक करा रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा मैं बस आपके साथ एक बार चेक कराता हूँ, एक सेकेंड। ये तो CS का है, प्रैक्टिसिंग CS। एक सेकेंड सर, दिख जाएगा दिख जाएगा। फाइनेंशियल डेटा के एंड पे आपको ऑडिटर का भी साइन दिखेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एंड के डिटेल्स के एंड पे आपको ऑडिटर का डिटेल्स होगा। जहाँ पर मैं था, कहाँ चला है? कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी मैं ओपन किया था। इतना बड़ा होता है ना ये सब, कहाँ गायब हो जाता है 2 मिनट में भूल जाता हूँ। एक सेकेंड से मिल तो जाना चाहिए। बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट, अच्छा ठीक है, बैलेंस शीट में मिल गया है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए तो, जस्ट लुक दिस एरिया। In terms of our report attached for BSR and company LLP chartered accountants and ESD नागपुर वाला पार्टनर मेंबरशिप नंबर है और प्लेसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो 2 चार्टर्ड फर्म है, ठीक है, ये बेसिकली कंपनी में ऑडिट किया है, ठीक है। तभी इनका साइन यहाँ पर दिख रहा है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बाकी यहाँ पर तो आपको चेयरमैन का दिख रहा है, डायरेक्टर का दिख रहा है, ग्रुप ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो कंपनी रिगार्डिंग लोग हैं, और कंपनी सेक्रेटरीज का भी डिटेल्स बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपका ये ग्रुप ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स में CA में मिलके होता है। और ये चार्टर्ड का जो ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही रोल मेनली होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या सर, ESD नागपुर वाला और BSR एंड कंपनी LLP। हाँ सर बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग? दिखाई दिया है ना। इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कंपनी जो टाटा मोटर्स का ऑडिट हुआ है, इसमें मोर देन वन चार्टर्ड फर्म, मोर देन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकते हैं किसी कंपनी का, या फिर किसी कंपनी का पार्टनर के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये ESD नागपुर वाला किसी एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। सिमिलरली फॉर BSR एंड कंपनी LLP एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, चार्टर्ड फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इनका भी दिख रखा है। तो ये दोनों मिलके क्या किया, ये दोनों मिलके इस पर्टिकुलर टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट, यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप लोग देख रहे हो, ऐसे प्रिया को बड़ा हेल्प हो जाता है ना। प्रिया, एवरी संडे हम लोग फंडामेंटल बैलेंस पढ़ते हैं एक्चुअली शेयर मार्केट में जो, हाँ, हर संडे को हम लोग शेयर मार्केट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं, जैसे कि प्रिया करते हैं, इसीलिए प्रिया को बोल रहा हूँ। संडे को भी बैलेंस शीट वगैरह का डिस्कशन होता रहता है हर कंपनी का, क्योंकि शेयर मार्केट के क्लास के हिसाब से वो बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर मंडे को ऑडिट का क्लास, तो दोनों केस में ही वही बैलेंस शीट को लेके, ऑडिट को लेके बात करना। ठीक है सर। एक्चुअली क्या करें सर, ये शेयर मार्केट तो समुंदर है, उसमें छलांग मारने के लिए आपको ये सारा का सारा चीजें और डिटेल्स में जिनको जानकारी मिलता है बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है सर। तो बेसिकली ये कंपनी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो बैलेंस शीट टाटा मोटर्स यहाँ पर शो कर रहा है, मौसमी एंड प्रियतमा प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड करना, ये जो भी डेटा यहाँ पर कंपनी शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, ठीक है। फिर अगर आप नीचे जाओ तो टोटल एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। बैलेंस शीट में दो ही चीज होता है ना सर, एक एसेट्स और एक इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो जो भी डेटा यहाँ पर कंपनी शो कर रहा है, इक्विटीज में, लायबिलिटीज में, बोरोइंग्स में, लीज लायबिलिटीज में, जो भी मतलब इसको बोलते हैं लाइन आइटम, जो भी डेटा शो कर रहा है, ऑडिटर एक्चुअली जाके ये सब चेक करता है। ऑडिटर चेक करके क्या करता है, ऑडिटर चेक करके बताता है, ठीक है। ऑडिटर चेक करके बताता है कि भाई हाँ मैंने चेक किया, रिपोर्ट मतलब इनका बैलेंस शीट में जो भी शो हो रहा है ये सही है, हम लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर जो भी बोले वही पत्थर की लकीर है। ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ठीक है। ऑडिटर जस्ट अपना ओपिनियन देता है। अगर कोई शेयर होल्डर टाटा मोटर्स में पैसा लगा के अगर उनका शेयर का वैल्यू गिर जाता है तो क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा? हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि अगर टाटा मोटर्स का शेयर खरीद के ऑडिटर का रिपोर्ट देखने के बाद सबको बड़ा ही मजा आया
और टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, और टाटा मोटर्स का शेयर खरीदने के बाद कंपनी मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था टाटा मोटर्स पे उनका अच्छा नहीं किया सर, उनका मार्केट में लॉस हो गया, तो क्या वो ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है इसके लिए? नो सर। प्रिया का कहना है नो। मैं मौसमी और प्रियतमा से भी सुनना चाहता हूँ, क्या लगता है आप लोगों को? ना सर। नो सर। क्यों? क्यों सर? ऑडिटर ने एक्चुअली अपना ओपिनियन दिया था, और जो इन्वेस्ट करेगा उसे तो खुद से रिसर्च करना होगा ना। थैंक यू सर। ऑडिटर्स सिर्फ अपना ओपिनियन देगा, ये हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है इंडिया का, इसमें सबसे बड़ा माना जाता है ऑडिटर को, मतलब फाइनेंशियल सबसे बड़ा इन द सेंस है कि जब भी कोई कंपनी अपना डेटा निकालते हैं ना, तो उस डेटा जो भी मतलब फाइनेंशियल डेटा इन द सेंस नॉर्मल डेटा नहीं सर, फाइनेंशियल डेटा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा, मैं आपको एक और दिखाता हूँ सर। मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है प्रैक्टिकली आप मैटर को समझो। जस्ट लुक हियर, ये रिसेंट डेटा है सर HDFC बैंक का, एकदम रिसेंट है। मैं कल स्टॉक मार्केट क्लास में भी इसका डिस्कशंस कर रहा था, और क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, HDFC का रिपोर्ट आया है, क्या मतलब है। सिमिलरली जब हम लोग ऑडिट करेंगे, ऑडिट पढ़ने के लिए भी आपको जरूरी है ना कि ऑडिटर एक्चुअली इसको ऑडिट किया है। ये देखिए सर 31 मार्च 2021 मतलब कितना दिन हुआ है मौसमी? ये जस्ट 19 डेज हुआ है, हाँ, रिपोर्ट निकालने के बाद 31 मार्च 2021 जस्ट रिसेंट क्वार्टर का डेटा है। और लास्ट क्वार्टर में HDFC बैंक का प्रॉफिट हिसाब बता रहा है सर करीब 18% का सर्ज हुआ है, मतलब आप हुआ है, मार्केट एक्सपेक्टेशन था 23% के आसपास, बट इसका थोड़ा 5% में प्रॉफिट कहीं ना कहीं ये हो गया, बट 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अच्छा है सर, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, लार्जेस्ट बैंक है सर इंडिया का प्राइवेट लेवल में, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बैंकिंग सिस्टम भी काफी इनका मजबूत है। लेकिन सर हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्या सबको दिखाई दे रहा है? मुझे थोड़ा बताइएगा। ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, 2021, बोलो। दिख रहा है। प्रियतमा एंड मौसमी, आप लोगों को दिखाई दिया ऑडिटेड के बारे में कहा गया है सर। है ना? ये देखो सर, ये इसके रिगार्डिंग नोट भी है, ठीक है, रेफर नोट 5। अगर आप 31 मार्च दिसंबर का देखो तो ये अनऑडिटेड था। 31 दिसंबर का जो डेटा है ये देखो सर, अनऑडिटेड और ऑडिटेड डेटा में थोड़ा फर्क है, देख सकते हो क्या आप? ये देखो सर, ये सब रुपीज इन लैक्स है, 30,79,770, सॉरी 3,07,970 मोस्ट प्रोबेबली, नहीं 30 लाख, सॉरी 30,07,970, और इधर क्या बता रहा है सर 30,42,359। तो ये इंटरेस्ट अर्निंग का जो डेटा है ये ऑडिटेड के टाइम पे, थोड़ा टाइम का भी अलग है। देखो सर ये दिसंबर तक का इंटरेस्ट अर्निंग है और ये मार्च तक का है, लेकिन अनऑडिटेड का हिसाब तो दिसंबर का दिख रहा है और ये आपका 3 महीना बाद का हिसाब दिख रहा है, तो आपको हर केस में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक अनऑडिटेड है और एक ऑडिटेड है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि सर लास्ट ईयर में क्या डेटा हुआ था, मतलब ऑडिटर क्या कर रहा है, वो चेक करता है, चेक करने के बाद जो भी रिसेंट अपडेट है उसको भी वहां पर कंपनी को बताते हैं, HDFC बैंक को ऑडिटर बताते हैं कि भाई आप इसको अपडेट कर लो, ठीक है। आप पिछला साल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो इन्वेस्टर्स है कंपनी का, ये ऑडिट रिपोर्ट देख के जो कंपनी का इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, ये सभी ऑडिटर्स की रिपोर्ट के लिए ना पागल की तरह बैठे रहते हैं कि कब ऑडिटर कुछ बोलेगा, ठीक है। और वो ऑडिटर कौन होते हैं? जो ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पढ़ाई किया है, पास किया है, फार्म ओपन किया है, प्रैक्टिस करता है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फार्म है, प्रैक्टिसिंग ऑडिट फार्म है, उनका बात बहुत वैल्यू रखता है हमारे कंट्री में। तो यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट इतना वैल्यूएशंस बन गया है, और इसीलिए आप लोगों को ऑडिट पढ़ना इतना जरूरी है। बिकॉज एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ऑडिटेड है कि अनऑडिटेड है, या फिर ऑडिटेड है क्यों ऑडिटेड नहीं, अगर ऑडिटेड नहीं होगा तो कंपनी के पीछे प्रति लोगों का जो मतलब भरोसा है या आस्था है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम फील होगा। जो ऑडिट का अगर ऑडिटेड है तो काफी ज्यादा अच्छा फेथ आएगा कंपनी के, जो भी कंपनी बता रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, मेरा इतना एसेट्स है, वो भी हो, मतलब वो जो भी बता रहा है वो सारा का सारा ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड का हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए
आप लोगों को हमेशा, अब और एक चीज देखो सर, ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है इसमें क्या बता रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के हिसाब से सेगमेंट रिपोर्टिंग हुआ है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि HDFC बैंक कौन सा सेगमेंट से कितना इनकम किया है, ठीक है। ये हमारा करेंट डिस्कशंस नहीं है। जब आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे ना, मैम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आप लोग को ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें भी किस तरह से अकाउंट्स बनाया जाता है, क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऑडिटर का चेक, ऑडिटर ये भी चेक करते हैं सर। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा का सारा है, पूरा पूरा का पूरा अकाउंटेंसी में जो भी चीजें होता है वो सारा का सारा चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर का होता है। लेकिन हमारा आज का डिस्कशंस का मेन एरिया क्या है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर रहा था, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कनेक्ट कर रहा था। आई होप प्रैक्टिकल कनेक्शन काफी बन रहा है। अब धीरे धीरे और बढ़ेगा सर, ये समय के साथ बढ़ेगा सर, रातों रात नहीं होगा। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करूंगा जो भी रिपोर्ट आता है मार्केट में, जिसका भी यूज होता है, मैं हमेशा आपके सामने लाऊंगा। ओके ठीक है, चलो सर पॉइंट लिखो। When the responsibilities of joint auditor, okay, when same clients financial statement when same client's financial statement for the same financial year, for the same financial year, okay, for the same financial year are audited। अब समझ गए आप लोग कि ऑडिट में क्या करना होता है। ये सब आप लोगों का भी मतलब एकदम पानी भात जैसा लगेगा सर, जल पानी बराबर है एकदम। When same client's financial statement for the same financial year are audited by more than one auditor, अगर एक से ज्यादा ऑडिटर किसी एक कंपनी का, सेम कंपनी का ऑडिट करता है, मोर देन वन ऑडिटर, ना मोर देन वन ऑडिटर, इट्स कॉल्ड इसको बोलते हैं सर जॉइंट ऑडिट। ओके सर, इसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट, जो एसे 299 में इसके बारे में कहा गया है। एंड ऑडिटर्स आर कॉल्ड and auditors are called joint auditors। okay sir, auditors are called joint auditors, ठीक है। तो जॉइंट ऑडिट क्या है एंड जॉइंट ऑडिटर्स क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया है। क्या सर आया कि नहीं आया, बोलो। जॉइंट ऑडिट क्या है एंड जॉइंट ऑडिटर्स क्या है, इसका फर्क तो आपको समझ में आ गया होगा। हेलो सर डिटेल में एक बार, हाँ बोलो। डिटेल में एक बार बता दो। रिटर्न में डिटेल में एक बार ये बता दो। डिटेल में, अरे मैं तुम्हारा बात समझ नहीं पा रहा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है प्रीतमा, बोलो। मैंने कहा कि एक बार डिटेल में और एक बार समझा दो। अच्छा और एक बार बता दूं मैं। हाँ। अच्छा ठीक है। देखो मैं बेसिकली डिटेल में, तो तब से तो वही तो मैं बोल रहा था, डिटेल में ही मैं बोल रहा था। ये देखो, ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में मैं आपको शो नहीं कर रहा था कि ये टाटा मोटर्स का एकदम डिटेल्स में, मैं टाटा मोटर्स का क्या दिखा रहा था आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा था, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का पीएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीज आते हैं वो सारा का सारा डेटा चेक करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका होता है, ऑडिटर का होता है। तो ऑडिटर जाएगा, अगर किसी एक कंपनी में एक चार्टर्ड फर्म भी जा सकता है ऑडिट करने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, पर बीएसआर कंपनी एंड एलएलपी एंड ईएचडी नागपुर वाला तो अलग ऑडिट फर्म है, ये अलग है, ये ईएचडी नागपुर वाला अलग है एंड बीएसआर कंपनी जो है ये अलग है, ठीक है। सिमिलरली आपको हर एक केस में अलग अलग दिखेगा। जैसे अगर मैं आपको रिलायंस का भी ऑडिट रिपोर्ट एक बार शो करो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखा रहा था, रिलायंस का ये ऑडिट का रिपोर्ट है, ठीक है। फॉर चतुर्वेदी एंड शाह, डी चतुर्वेदी, एंड फॉर डिलॉयट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी,
AB जानी, देख पा रहे सर, एंड फॉर राजेंद्र एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स AR शाह पार्टनर। तो कितना चार्टर्ड फर्म हुआ इसके अंदर? हाँ सर, चतुर्वेदी एंड शाह, डेलॉयट हस्किंस मतलब जो डेलॉयट कंपनी है हमारा, राजेंद्र एंड कंपनी, हर एक केस में उनका पार्टनर, जैसे डी चतुर्वेदी, AB जानी एंड AR शाह। तो कितना कितना अलग अलग ऑडिटर हो गया सर एक पर्टिकुलर ऑडिट का काम करने के लिए? 3 ऑडिटर हो गया ना। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे ये रिलायंस का है, ठीक है, ये रिलायंस का है, कभी मैं टाटा बता रहा हूँ, कभी मैं आपको HDFC बता रहा हूँ, तो अगर जरूरी नहीं कि वो मोर देन वन करे, एक ऑडिटर भी काम कर सकता है। लेकिन जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब फाइनेंशियल डेटा बहुत ज्यादा हो ना, तब हो सकता है कि एक ऑडिट फर्म से बात ना बन पाए, या फिर कभी कभी बड़े कंपनीज ना, बड़ा कंपनीज जो होते हैं ना, वो 2-3 चार्टर्ड ऑडिट फर्म को रिक्रूट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज उनको ज्यादा प्योर फाइनेंशियल डेटा का चेकिंग चाहिए। हो सकता है एक ने अगर कुछ गलती नहीं पकड़ पाया तो दूसरा ने पकड़ दिया। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर जो रिलायंस का रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, रिलायंस का दिमाग में क्या चलेगा, ये रिलायंस, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, किसका? रिलायंस का, ठीक है। ये देखो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो रिलायंस के दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मैं 2 या 3 ऑडिट मतलब चार्टर्ड को या ऑडिट फर्म को मैं रिक्रूट करता हूँ मेरा फाइनेंशियल डेटा को चेक करने के लिए, इसमें क्या होता है, अगर एक जन ने मेरा गलती नहीं पकड़ पाया, बड़ा कंपनी हमेशा ना मतलब चाहता है कि उसका जो भी प्रॉब्लम हो वो बाहर निकल के आ जाए। स्मॉल कंपनीज या जिनको डुप्लीकेसी करने का मन है वो डुप्लीकेसी कर सकता है ऑडिटर के साथ मिलके, बट जो एक्चुअल में बड़ा बिजनेस कंपनी है ना, वो हमेशा चाहेगा कि उसका रिपोर्ट हमेशा सही हो, बिकॉज उसका गुडविल वो कभी गिरने नहीं देना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए वो मोर देन 1 2 3, इसके पीछे रीजन है, मैं वही तो आपको एक्चुअली दिखाने वाला हूँ। आप एक एक करके पहले पूरा पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। कि बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या बताया सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो इसके बहुत सारा पॉइंट है, अभी लिखना तो चालू करो सर, फिर बताऊंगा, एक सेकंड रुको, फिर बताऊंगा, ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट लिखो, फिर देखो ऐसे ही क्लियर होता जाएगा। बेसिकली जॉइंट ऑडिट क्या है? जब मोर देन वन ऑडिटर जॉइंट होकर किसी का ऑडिट को करते हैं, दैट इज जॉइंट ऑडिट इन सिंपल। लेकिन इसका डिटेल्स क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वही तो बात करना है ना सर। ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स jointly and severally, all the joint auditors jointly and severally liable unless they themselves divide work, unless they themselves divide work among them, divide work among them। मतलब क्या हुआ सर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ओके ठीक, प्रिया कुछ बोल रहे थे? नो सर। All the joint auditors jointly and severally liable unless they themselves divide work among them। मतलब वो लोग अगर खुद से अपना काम अलग कर लिया तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो काम अलग नहीं करता है तो फिर पूरा का पूरा ऑडिट का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब ऑडिट करके कंपनी का रिपोर्ट जो भी आएगा, उस सभी के लिए जितना ऑडिटर्स होगा वो सभी लायबिलिटी लेना पड़ेगा। मतलब अगर खराब होगा तो खराब के लिए भी लायबल, अच्छा होगा तो अच्छे के लिए भी लायबल। लेकिन अगर वो लोग अपना काम अलग कर लेता है तो फिर वो जितने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है कंपनी के साथ एंगेजमेंट के टाइम पे ही वो तय हो जाता है, डिसीजंस लिया जाता है कि भाई कौन सा ऑडिट फर्म क्या चेक करने वाला है। वेट सर वेट, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ सर कि आप लोगों के मन में बहुत कुछ घूम रहा होगा, सर क्या है, क्या ऑडिट के पहले ऑडिट के बाद समझ नहीं आ रहा है। अरे आएगा, सब्र करो, सब समझ आएगा। ओके,
लिखते हुए चल रहा है ना सर, डायरेक्ट समझा देते तो अभी 2 मिनट होता, लेकिन नोट्स भी बना लेना है जो आपको बाद में बहुत काम आएगा। अच्छा, इफ joint auditors divide the work, third point, if joint auditors divide the work, then they will be liable only for their part of the work। मतलब वो जितने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है, दे आर पार्ट ऑफ द वर्क, जितने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लोग लिया है उतने के लिए भी उसको लायबल माना जाएगा। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने नहीं लिया उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कुछ भी फ्यूचर में गड़बड़ होता है तो गड़बड़ के लिए ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा पूरा का पूरा काम के लिए। जितने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा सिर्फ उतने का ही लायबिलिटी उन पे आ सकता है। आप फोर्थ पॉइंट लिखो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फोर्थ पॉइंट नहीं, आई एम सॉरी, फोर्थ पॉइंट नहीं सर, आप इसी के नीचे ना एग्जाम्पल लिखो इसी पॉइंट में। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो पॉइंट में बता रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या खेल है, आपके मन में चल रहा होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या खेल है। इफ, अच्छा आप लोग तो बिग 4 फार्म के बारे में सुने हो सर, बिग 4 फार्म के बारे में सुने कि नहीं सुने? हाँ सर, बिग 4 जो ऑडिट फार्म है या चार्टर्ड फार्म है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली जस्ट इंडिया, बिग 4 अकाउंटिंग फर्म के नाम से भी जाना जाता है। नाम तो सुने होंगे सर? हेलो, हाँ सर। जिसमें मेनली क्या क्या आता है सर? कोशिश करो सर आप लोग ऐसी जगह में अगर ट्रेनिंग कर पाओ या फिर जॉब मिल जाए, बड़ा मजा आएगा सर। इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी जगह में आप काम कर सकते हो, इतना नॉलेज अपने अंदर रखो। Big 4 is the nickname used to refer collectively the 4 largest professional service network in the world, considering the global accounting network, that is Deloitte, EY, that is Ernst & Young, KPMG and PwC। ठीक है, ये वर्ल्ड का 4 टॉप ऑडिट फार्म या अकाउंट फार्म या फाइनेंस फार्म के नाम से जाना जाता है सर। बड़ा ही फेमस काम है इनका और बड़ा ही मतलब ऐसे बहुत सारा करप्शन के साथ भी इनका नाम बहुत बार आया है। बट ये कंपनीज जो बिग 4 है ना सर, ये काफी बड़ा नेटवर्क बना के अकाउंट्स का, फाइनेंस का, ऑडिट का बड़ा टॉप लेवल काम करते हैं सर, सीरियसली। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए सर, हमारा एग्जाम्पल इसी बिग 4 के बारे में ही होगा करेंटली। तो ठीक है, जैसे आप लोग धीरे धीरे प्रोफेशनल्स बन जाओगे ना, या ट्रेनिंग ऐसे एटलीस्ट जब आप लोग आर्टिकल ट्रेनिंग भी चालू करोगे, तो मेरा तो इतना ही उम्मीद है सर आप लोग अच्छे कंपनीज में मतलब ट्रेनिंग करने का आपको मौका मिले और आप अच्छे से पढ़ाई करो, तो क्यों ना मिलेगा सर। तो PwC आप लोग समझ गए ना सर, PwC बिग 4 फार्म में से एक फार्म है। PwC मतलब प्राइस वाटरकूपर हाउस, ये इसका पूरा नाम है। कोलकाता में, बैंगलोर में, मुंबई में, सभी का सारा ऑफिस है इंडिया में। PwC and E&Y, PwC and E&Y, that is Ernst and Young, are the two joint auditors, are the two joint auditors। ठीक है, and PwC and E&Y, Ernst and Young, यही नाम है कंपनी का। आपको अभी शो कर रहा था ना, EY, ये EY या E&Y दोनों नाम से जाना जाता है। अर्नेस्ट एंड यंग ये इसका पूरा नाम है। मैं इसका पूरा नाम आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो, अर्न्स्ट या यंग, अर्न्स्ट एंड यंग, ये ERNST and YOUNG, that's why E&Y, अर्न्स्ट एंड यंग। ठीक है, एंड KPMG एंड PwC। ठीक है, समझ में आया? आंसर। तो हमारा एग्जाम्पल जो बन रहा है उसमें PwC है एंड E&Y है। ठीक है, ये आर दी टू जॉइंट ऑडिटर्स, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे दोनों ऑडिट करेगा सर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे दोनों ऑडिट करेगा। एंड दे डिसाइडेड एंड दे हैव divided परचेसेस एंड सेल्स। मतलब कंपनी का जो परचेस का डेटा है, कंपनी का जो परचेस का डेटा है, दे हैव डिवाइडेड परचेसेस एंड सेल्स, परचेज एंड सेल्स
रेस्पेक्टिवली। मतलब एक जन ने सोच लिया, जैसे कि पीडब्ल्यूसी ने क्या सोच लिया कि भाई मैं क्या चेक करूंगा, पीडब्ल्यूसी ने सोच लिया कि वो परचेस चेक करेगा, ठीक है। एंड ईएनवाई ने क्या सोच लिया कि वो सेल्स चेक करेगा। ये एरो फॉर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब तो वही होता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब एरो का कोई दूसरा मतलब नहीं है, रेस्पेक्टिवली। देन अब इसके बाद क्या हुआ, देन पीडब्ल्यूसी will check only purchase, मतलब कंपनी का जितना परचेस का डॉक्यूमेंट्स है वो सारा का सारा ओनली परचेस डॉक्यूमेंट्स या परचेस बिल जो भी बोलो आप, ओनली परचेस बिल यही चेक करेगा। परचेस बिल, नॉट ओनली परचेस बिल बोलना चाहिए, परचेस रिलेटेड एवरीथिंग, ठीक है। तो पीडब्ल्यूसी विल चेक ओनली परचेस एंड will neither check any सेल बिल, एनी सेल बिल। वो सिर्फ परचेस बिल ही चेक करेगा, कोई सेल बिल चेक नहीं करेगा। कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? सर इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिसाइड हो गया ना, दे हैव डिवाइडेड परचेस एंड सेल्स। परचेस एंड सेल्स में वो लोग डिवाइड कर दिया। ईएनवाई बोल दिया कि मैं सेल्स चेक करूंगा और पीडब्ल्यूसी बोल दिया कि मैं परचेस चेक करूंगा। देन पीडब्ल्यूसी विल चेक ओनली परचेस एंड विल नाइदर चेक एनी सेल बिल। तो फिर कोई सेल बिल पे वो हाथ नहीं लगाएगा, सिंपल बात है, कोई सेल बिल पे वो हाथ नहीं लगाएगा। नॉर विल चेक any sale bill, nor will check that ENY has checked sales properly or not, nor will check that ENY has checked sales properly or not। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे सर? मतलब एक बार वो लोग ठान लिया ना, they already divided their work। जॉइंट ऑडिटर्स है बट दे एक्चुअली डिवाइड देयर वर्क। वो लोग जॉइंट है तो क्या हुआ, बट वो तो डिवाइड कर लिया ना कि भाई मैं परचेस चेक करूंगा और मैं सेल्स चेक करूंगा। देन पीडब्ल्यूसी विल चेक ओनली परचेसेस एंड नाइदर चेक एनी सेल बिल, नॉर विल चेक दैट ईएनवाई हैज चेक सेल्स प्रॉपर्ली और नॉट। इवन ये भी पीडब्ल्यूसी देखेगा नहीं कि अर्नेस्ट एंड यंग प्रॉपर्ली सेल्स बिल को चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखने का रिस्पांसिबिलिटीज पीडब्ल्यूसी का नहीं है, बिकॉज वो लोग स्टार्टिंग से ही अपना वर्क डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर डिवाइड नहीं करता तो इन दैट केस दोनों एक दूसरे का काम देख सकता था और मुश्किल नहीं हो जाता, उनमें केओस क्रिएट हो सकता है। तो काम डिवाइड कर लिया तो फिर उसके अपने अपने हिसाब से काम देखेगा। लेकिन अगर काम डिवाइड नहीं होता, आप बात समझ रहे हैं ना, तो फिर रिस्पॉन्स, अगर बाद में ऑडिट में कुछ भी दिक्कत हो जाए ना तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा, मतलब दोनों के लिए खराब हुआ है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर सेल्स में कुछ दिक्कत हुआ है तो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा पीडब्ल्यूसी को, परचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा पीडब्ल्यूसी को, समझ रहे ना? सेल के लिए ईएनवाई को एंड परचेस के लिए पीडब्ल्यूसी को। तो जो भी गड़बड़ होगा रेस्पेक्टिव काम के लिए गड़बड़ माना जाएगा, पूरा का पूरा हर एक का, मतलब पूरा केस में अगर गड़बड़ हो जाए तो सब पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। आप लोग मुझे यहाँ इस तक का बात बताना सर कि अगर आपको यहाँ तक का बात समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा सर। एग्जाम्पल समझ में आया तो फिर मैं आगे बात करूंगा, बोलो सर। हेलो, बात क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो पूछ लो सर। पीडब्ल्यूसी एंड ईएनवाई का क्लियर है? ओके सर। मौसमी एंड प्रियतमा क्लियर हो रहा है ना बात? ये पीडब्ल्यूसी एंड ईएनवाई का खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर। नेक्स्ट चलो पॉइंट नंबर 4। मौसमी को आवाज पाচ্ছিস না, শুনতে পাচ্ছিস তুই? Yes, sir. Okay. If any misstatement is observed, to be done
if any misstatement is observed to be done by the client, if any misstatement is observed to be done by the client, okay, किससे देखा जाएगा? क्लाइंट से. देन क्लाइंट, देन जॉइंट ऑडिटर जो है ना सर, लाइक पीडब्ल्यूसी एंड ईएनवाई का जैसे केस देख रहा है, देन जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा सर? सर इन्फॉर्म ईच अदर. जॉइंट ऑडिटर इन्फॉर्म ईच अदर, इन्फॉर्म ईच अदर. से फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग तब से जैसे एचडीएफसी का ही बात देख लेते हैं, ठीक है. ऐसे तो ये एचडीएफसी का क्या है सर? ऑडिट रिपोर्ट है ना. या फिर अगर हम लोग रिलायंस जो भी कंपनी, सपोज मान के चलते हैं कि एचडीएफसी के ऑर्गेनाइजेशंस पे जो कंपनी ने जो अकाउंट्स बिल्डअप किया है, या फिर एचडीएफसी कंपनी का जो बैलेंस शीट है सर, ठीक है, जस्ट एक देखो आप, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज एट 31 मार्च 2021. ये एचडीएफसी का रिसेंट एरिया है. इसमें आप देख सकते हो कैपिटल एंड लायबिलिटीज का ये सब रुपीस इन लैक्स है. कितना कैपिटल शो हो रहा है कंपनी का? 55,128 लैक्स. ओके, 55,000, ठीक है, 55,128 लैक्स इतने का उनका कैपिटल है. रिजर्व एंड सरप्लस पे इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, डिपॉजिट्स में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, बोरोइंग्स में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, अदर लायबिलिटीज पे इतना है. टोटल करके देख लो, आपको कुछ दिख जाएगा 17 crore 46 lakh 87,052 lakhs. Okay, 17 crore 46 lakh 87,052 lakhs. सिमिलरली इधर आपको 31 मार्च 2020 का भी डेटा दिख रहा है. जैसे आपको कैपिटल एंड लायबिलिटीज में दिख रहा है, एसेट्स में भी दिख रहा है, तो इसमें कैश एंड बैलेंस शीट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना है. अगर कुछ भी डेटा में एचडीएफसी का कुछ भी गड़बड़ दिख रहा हो, ठीक है, सपोज मान के चलते कि ये जो एसेट्स का वैल्यू यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना कैश बैलेंस एचडीएफसी का है, सपोज इसमें मानो कि पीडब्ल्यूसी एंड ईएनवाई दोनों ऑडिट कर रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूसी ने बोल दिया कि मैं सिर्फ कैपिटल एंड लायबिलिटीज चेक करूंगा. आप बात समझ रहे हैं? और ईएनवाई ने क्या डिसाइड किया? मैं सिर्फ एसेट चेक करूंगा. कर ही सकता है ना. ठीक, जिस तरह से हम लोगों ने वहां पर परचेज बिल एंड सेल बिल को लेकर बात किया, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं कि पीडब्ल्यूसी ने क्या बोला? आई विल जस्ट चेक एसेट्स, एंड ईएनवाई ने क्या बोला कि आई विल जस्ट चेक कैपिटल एंड लायबिलिटी. अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज में कुछ भी गड़बड़ होगा या कुछ भी उसको आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अर्नेस्ट एंड यंग. ओके, मतलब अर्नेस्ट एंड यंग जो भी नाम है. और एसेट्स को चेक करने का रिस्पांसिबिलिटीज ओनली फॉर द ओनली पीडब्ल्यूसी का लायबिलिटी है. लेकिन अगर किसी जगह में मिस स्टेटमेंट हुआ है, इफ एनी मिस स्टेटमेंट इज ऑब्जर्व टू बी डन बाय द क्लाइंट, अगर क्लाइंट मतलब क्लाइंट एक्चुअली ये अकाउंट्स कौन बनाया? आप लोगों को क्या लगता है ये जो अकाउंट्स बिल्डअप हुआ है, पहले अकाउंट्स पहले कौन बनाते हैं? ऑडिटर बनाते हैं या फिर कंपनी का अकाउंटेंट बनाते हैं? अकाउंट्स को कौन प्रिपेयर करता है सर? ऑडिटर प्रिपेयर करेगा. मैं लास्ट क्लास में ही आपको जॉइंट ऑडिटर एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट में ही बताया था कि अकाउंट्स प्रिपेयर करना अकाउंटेंट का काम है, जो कंपनी का अकाउंटेंट है, ऑडिटर का काम नहीं है सर. आप बात समझे कि नहीं समझे? ये सब प्रिपरेशंस कौन करता है? कंपनी का अकाउंटेंट करता है. जैसे कि एचडीएफसी का अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा, ऑडिटर का काम नहीं. ऑडिटर जाएगा और सिर्फ चेक करेगा. और वो अगर 2 ऑडिटर है तो वो बोलेगा कि एक जन, वो कंपनी भी उनके साथ बात कर सकता है कि कंपनी एचडीएफसी डायरेक्ट इनको ऑफर देगा कि मैं चाहता हूं कि अर्नेस्ट एंड यंग ईएनवाई कैपिटल एंड लायबिलिटीज चेक करे और पीडब्ल्यूसी हमारा एसेट्स चेक करे. तो वो लोग अपने अंदर डिसीजंस पहले ही ले लिया. लेकिन बाद में ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है कि एसेट्स में ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट एसेट का जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिख रहा है 97,34,073 लाख का, इसमें कुछ भी मिस स्टेटमेंट है. ये शायद ये मिस्टेक है सर, कुछ मिस स्टेटमेंट है. तो अगर मिस स्टेटमेंट दिखेगा ना तो एक दूसरे को जरूर बोलेगा, बिकॉज एसेट्स में मिस स्टेटमेंट के साथ साथ आपका कैपिटल का भी चेंजेस आ जाएगा. बिकॉज कैपिटल लायबिलिटी से ही ना आपका एसेट बनता है. तो कभी भी अगर किसी भी चीज को, किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट चाहे पीडब्ल्यूसी को दिख जाए या ईएनवाई को दिख जाए या फिर किसी भी ऑडिट फर्म जो भी ऑडिट कर रहा है, तो वो एक दूसरे को जरूर इन्फॉर्म करेगा. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लगता है सर? क्या बात आप लोगों को समझ में आया?
जो स्टोरी अभी तक चल रहा है। हाँ सर, ऐसे तो सर बोलो सर। বলছি যখন অডিট রিপোর্ট দেবে তখন কি দুজন আলাদা আলাদা দেবে? यस, थैंक यू सर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि सर जब ऑडिट रिपोर्ट देगा तब क्या दोनों अलग देगा? यस सर, जब ऑडिट रिपोर्ट देगा तब दोनों अलग देगा। आगे लिखाऊंगा सर, आगे लिखाऊंगा एग्जैक्टली क्योंकि एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेगा, बट क्लाइंट का मिसस्टेटमेंट अगर कुछ दिखे ना तो वो जरूर एक दूसरे को इन्फॉर्म करेगा। वेरी गुड मोस्टली, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया तुमने कि रिपोर्ट क्या अलग होगा। यस सर, चलो सर आगे देखते हैं। ओके, point number 4, if any misstatement, अच्छा ये तो हो गया ना, misstatement लिख लिए ना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, misstatement का एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 4 का ही, हाँ, if PwC finds any misstatement in purchase bill as per our example, मतलब नोट्स के एग्जाम्पल के हिसाब से, ये एसेट लायबिलिटी का केस में जैसे कि मैं समझा रहा था, PwC finds any misstatement in purchase bill, then it should be informed to EY, otherwise प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, otherwise EY will assume that purchase are okay, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको परचेस और सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो चलो मैं आपको परचेस एंड सेल्स के बारे में 1 मिनट दिखा देता हूँ। परचेस एंड सेल्स कनेक्टेड है ना सर? आप लोगों को क्या लगता है, परचेस एंड सेल्स आर कनेक्टेड और नॉट? मतलब बिजनेस क्या करता है, पहले परचेस करता है फिर उसी को तो सेल करता है, हाँ या ना? क्या लगता है सर, बोलो। परचेस एंड सेल्स कनेक्टेड, यस और नो? क्या लगता है आप लोग? है सर। हाँ सर। वेरी कनेक्टेड। तो जैसे कि यहाँ पर दोनों ऑडिटर्स ने क्या कर लिया, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि मैं परचेस देखता हूँ, तुम सेल देखो, ठीक है। तो लेकिन अगर परचेस में कुछ गड़बड़ है तो फिर सेल में भी तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ देयर इज एनी मिसस्टेटमेंट इन परचेस, देन उसका असर तो सेल में भी आएगा, बिकॉज परचेस एंड सेल्स आर कनेक्टेड। कंपनी हर साल जो परचेस करते हैं उसी का कुछ अमाउंट वो सेल करता है, कुछ अमाउंट उसका रह जाता है स्टॉक में, इन्वेंट्री में मेंटेन होता है ना सर? तो ये तो हर बिजनेस का एक सिस्टम है। तो अगर बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए ऐसा, तो फिर एक दूसरे को इन्फॉर्म करना बहुत ही सिंपल बात होता है, और ये करना जरूरी है, नहीं तो एक दूसरा मुश्किल में पड़ जाएगा सर। नहीं तो और कुछ नहीं होगा। मुश्किल क्या हो जाएगा, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखो, स्पेशली यहाँ यहीं पर मेनली परचेस और सेल्स का असर दिखता है। अगर आप पीएल में जस्ट लुक हियर, एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंस में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये टाटा मोटर्स का है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, बेसिक एडजस्टमेंट ऑन हेज अकाउंट डेरिवेटिव्स, परचेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल, ठीक है। ये जो परचेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल, इसके अमाउंट में अगर गड़बड़ है तो फिर सेल्स के वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मैं रेवेन्यू दिखाऊं, रेवेन्यू से ही तो सेल्स कहां से आता है, रेवेन्यू से आता है। तो अगर परचेस में गड़बड़ तो सेल्स में गड़बड़, तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहा है, जरूर देख रहा है। एक बंदा, एक ऑडिटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख रहा है, दूसरा ऑडिटर एक्सपेंस को देख रहा है। लेकिन अगर एक में गड़बड़ है तो फिर दूसरे में भी गड़बड़ होता है, तो इसलिए एक दूसरे को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है, if PwC finds any misstatements in purchase bill, then it should be informed to EY, otherwise EY will assume that purchase are okay, तो फिर सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहां जरूरी है वहां पर उनको म्यूचुअली अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, जहां जरूरी नहीं है तो वहां पर जरूरी नहीं है। आगे देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5,
Point number 5. If any of the joint auditors, have deviated from the normal audit procedure, अगर एक जन ने भी थोड़ा सा भी डेविएट किया नॉर्मल ऑडिट प्रोसीडियर एंड इन्फॉर्म द अदर joint auditor about such deviation मतलब क्या सर, मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या बोले सर, थोड़ा सा चेंज हो जाना. If any of the joint auditors have deviated from the normal audit procedure, मतलब अगर वो थोड़ा सा भी अपना नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से हट जाता है, डेविएट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से थोड़ा सा अपने आप को हटा देता है, देन इन्फॉर्म द अदर जॉइंट ऑडिटर्स अबाउट सच डिविएशंस, कि वो क्यों अपने आप को थोड़ा सा डिविएशंस किया है, ठीक है, तो इसके लिए उनको बताना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है. इफ एनी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स हैव डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इन्फॉर्म द अदर जॉइंट ऑडिटर्स अबाउट सच डेविएशंस, हु टेक्स, क्या लिखना सर, हु टेक्स no action, then both will be liable. मतलब क्या हो गया सर, ध्यान से समझना बात को. दो ऑडिटर कर रहा है, एक हमारा कौन है सर, पीडब्ल्यूसी है, दूसरा हमारा ईएनवाई है, ठीक है. तो पीडब्ल्यूसी एंड ईएनवाई दोनों जॉइंट ऑडिटर मिलके किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है. तो एक जन परचेज बिल देख रहा है या फिर एक जन एसेट्स देख रहा है, दूसरा जन लायबिलिटीज देख रहा है. इफ एनी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स हैव डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, अगर वो थोड़ा सा भी अपना नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से डेविएट करता है, मतलब हटता है, मतलब क्या होता है सर, चेंज करता है प्रोसीजर्स में, ठीक है, एंड इन्फॉर्म द अदर जॉइंट ऑडिटर्स अबाउट सच डेविएशंस, ठीक है, और उसको इन्फॉर्म करता है कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं या फिर मैं डेविएट कर रहा हूं. सिंपल अगर मैं आपको थोड़ा सा रियल एग्जांपल्स में बताऊं, जैसे अगर मैं आपको सिंपल टाटा मोटर्स का ऑडिट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, टाटा मोटर्स का ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, टाटा मोटर्स का ऑडिट पीडब्ल्यूसी एनवाई मान के चलते दोनों कर रहा है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करते वक्त, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में सपोज मानो पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर रहा था, मतलब सेल्स के बारे में पूरा देख रहा था, लेकिन सेल देखते देखते उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सेल नहीं, एक बार थोड़ा एसेट्स को चेक कर लेना चाहिए, ऐसे उनको फील हुआ. तो अगर ऐसा हुआ कि जो भी डेविएशंस हुआ है, ठीक है, if any of the joint auditors have deviated from the normal audit procedures and inform the other joint auditors of such deviations and who takes no actions, then both will be liable. मतलब ये सेल देखते देखते अचानक से एसेट्स में लायबिलिटीज में चला गया या एसेट्स में चला गया, और जहां पर हमारा एक्सपेंस का एरिया था उसको देख रहा था कौन, उसको देख रहा था ईएनवाई, ठीक है. तो पीडब्ल्यूसी डेविएट किया है अपने ऑडिट प्रोसीजर से, तो ये ईएनवाई को इन्फॉर्म किया था, बट ईएनवाई सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया. नो एक्शंस. क्यों लिया, किस लिए लिया, कुछ भी जानने का कोशिश नहीं किया. नो एक्शंस. तो कुछ तो कारण होगा ना, कि कुछ तो गड़बड़ दिख रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम या मिसमैच दिख रहा था जिसके कारण पीडब्ल्यूसी ने डिसीजंस लिया. तो इन्फॉर्म करने के बावजूद भी अगर ईएनवाई ने कुछ भी डिसीजंस नहीं लेता है, तो फिर अगर उसके बाद भी ऑडिट में कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो इसके लिए दोनों लायबल होंगे. अब पीडब्ल्यूसी बोलेगा मैंने तो ईएनवाई को इन्फॉर्म कर दिया था, मेरा तो काम कंप्लीट हो गया. नहीं, अगर डेविएशन हुआ है, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको थोड़ा और समझ आएगा. एग्जांपल लिखो, थोड़ा और समझ आ जाएगा. बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है सर, सिर्फ याद करोगे कभी याद नहीं रख पाओगे. ये एक्चुअली बहुत लोग क्या गड़बड़ करते हैं ना, ऑडिट लॉ जैसे पेपर्स को ना सोच लेते हैं कि ये तो थ्योरी है, मैं थोड़ा सा पढ़ के चला जाऊंगा. नहीं सर, आप पढ़ के तो हर चीज आपको पढ़ के ही जाना होगा.
बट अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखता हूँ वो ऑडिट या लॉ जैसे पेपर्स को ना ऐसे फील कर लेता है, अच्छा ये तो थ्योरी है कर लूंगा टाइप्स का। लेकिन ठीक है आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, आप खुद से भी कर सकते हो, टीचर्स के हेल्प से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। बट पॉइंट इज दैट आप पढ़ने के टाइम पे, ठीक है, चाहे आप कहीं पर हेल्प ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, या फिर अगर आप खुद से कर रहे हो, जो भी करो, आप जितना हो सकता है प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप प्रैक्टिकली सोच नहीं पाओगे ना तो आप कभी ऑडिट कभी लॉ याद नहीं रख पाओगे। सीरियसली मजाक एकदम नहीं कर रहा है सर। आप बार बार भूलते जाओगे, बार बार पढ़ते पढ़ते थक जाओगे और भूल जाओगे। क्यों सर? बिकॉज वही, अगर आप प्रैक्टिकल कनेक्शन नहीं कर पाओगे तो मुश्किल बढ़ता जाएगा। सर अकाउंट्स कॉस्ट जैसे पेपर्स में क्या है ना, अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, इवन टैक्स इज आल्सो देयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप प्रैक्टिस करते करते वहां पर प्रैक्टिकल भी आप समझ जाते हो, लेकिन थ्योरी पेपर में प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, याद रखिए। यहाँ पर देखो, इफ PwC has not checked purchase bill, if PwC has not checked purchase bill properly and inform ENY then ENY should check purchase bill, should check purchase bill, ठीक है। now अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ENY will also be guilty, ENY will also be guilty। कुछ समझे सर? परचेस का रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका था, थोड़ा हेल्प कीजिएगा मुझे। परचेस का चेक करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसने लिया था ऑडिट के टाइम पे, प्लीज बताना। प्रिया, प्रियतमा बोलो। परचेस चेक करने का लायबिलिटी किसने लिया था? PwC ने लिया था। वेरी गुड सर। लेकिन PwC अपने काम से डेविएट हो गया, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से अपने आप को थोड़ा सा डेविएट कर लिया और उसने ENY को इन्फॉर्म किया कि दैट दे शुड चेक परचेस बिल, कि वो परचेस बिल को प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। PwC has not checked purchase bill properly and inform ENY that ENY should check purchase bill, ठीक है। तो मतलब अगर वो इन्फॉर्म कर दिया ना ENY को, अर्नेस्ट एंड यंग को अगर वो इन्फॉर्म कर दिया है तो ये अर्नेस्ट एंड यंग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो परचेस बिल चेक करे। भले ही अर्नेस्ट एंड यंग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं था, वो नहीं लिया था स्टार्टिंग से परचेस बिल चेक करने का, लेकिन अगर ये अर्नेस्ट एंड यंग को पता था कि PwC ने रेस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएट कर गया किसी कारण से और ये ENY को पता था, फिर भी ENY अगर चेक नहीं करेगा तो ENY भी गलती हो जाएगा सर। PwC तो गलत है ही, PwC तो यहाँ पर गलत है ही सर, दोनों गलत गिल्टी है। जो मैंने आपको नोट्स में पहले लिखा है, प्रोविजंस पे ही मैंने लिखा है पहले, ये देखो सर, सच डेविएशन सो टेक्स नो एक्शन, मतलब उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जैसे इस केस में ENY एक तो PwC डेविएट किया, ENY को इन्फॉर्म किया था, ENY भी कुछ किसी भी तरह का डिसीजंस नहीं लिया, देन बोथ विल बी लायबल, मतलब PwC तो गलत है ही, और अगर ENY को मतलब जानते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसको भी गलत माना जाएगा, गिल्टी अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या बात पल्ले पड़ा सर? बोलो सर, बोलो। বলছি যে PwC যে প্রপারলি চেক করলো না, তাহলে কোম্পানি কোনো অ্যাকশন নেবে না ওর উপরে? ऑब्वियसली गिल्टी तो है ही ना, PwC ज्यादा गलत है, बट दोनों मतलब PwC इन्फॉर्म कर दिया था ना ENY को कि मैं इसको चेक नहीं किया प्रॉपर्ली, और ये ENY को अगर पता था, अगर ये ENY को पता था तो फिर ENY भी गिल्टी माना जाएगा, एक्शन तो लिया जाएगा,
क्यों नहीं लिया जाएगा? एक्शन तो पीडब्ल्यूसी के ऊपर होगा, बहुत जोर का एक्शन होगा, वो कंपनी भी एक्शन लेगा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट भी एक्शन लेगा, जरूरत पड़ने से वो बात एमसीए तक जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स तक जा सकता है। लेकिन जब ज्वाइंट ऑडिटर्स का बात आता है ना, अगर मुझे पता है कि मेरा जो मेरे जिसके साथ मैं ज्वाइंटली ऑडिट कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉपरली नहीं किया है, अगर मुझे पता है कि वो उसने प्रॉपरली नहीं किया, तो फिर ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मुझे चेक कर लेना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? मतलब मैं जानबूझ के, मैं जो मुझे पता है पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात हो। बाद में अगर आप चेक करोगे तो फिर पेमेंट का भी जो किस्सा है ना, पीडब्ल्यूसी का जो पेमेंट का एरिया है वो पेमेंट ईएनवाई को मिल जाएगा। बट अगर ईएनवाई को जानते हुए भी अगर ईएनवाई नहीं करता है तो फिर ईएनवाई भी गलत माना जाएगा। यही है जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में रिस्क रहता है, पार्टनर्स जो दूसरा टीम है वो क्या कर रहा है, ये भी इसका असर भी आपके ऊपर आ सकता है। बुझली मौसमी? है सर। Following are the works which cannot be divided, and joint auditors will be liable। कुछ काम ऐसा भी है सर जिसको डिवाइड करना नामुमकिन है, which cannot be liable, cannot be divided and joint auditors will be liable। मतलब दोनों liable होगा, मतलब जो भी जितना भी लोग जॉइंट में ऑडिट करेगा, जितना फार्म हो या ऑडिटर्स हो, सारा का सारा जॉइंटली लायबल हो जाएगा। पॉइंट ए। ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जो ये आगे पढ़ेंगे सर, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बात होगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विथ, मतलब ऑडिट रिपोर्ट का जो कंप्लायंस है, मतलब कंप्लाइज विथ मतलब जिस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विथ एसी 700 और नॉट, मतलब एसी 700 में ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस के बारे में बोला गया। तो ऑडिट रिपोर्ट जैसे कि आपको बताइए, जैसे कि मैं आपको इंडिपेंडेंस ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा ना यहाँ पर, या इस तरह का जब रिपोर्ट बनता है ना सर, ये रिपोर्ट है इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट टू बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा ना सर, ये एज पर एसे 700 बनना चाहिए, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, सब लिखा हुआ है सर, ठीक है। मैं जो जिस तरह का लैंग्वेज में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मतलब लिखा रहा हूँ नोट्स, या फिर आपके इंस्टीट्यूट की किताब में भी आप देखो जैसा लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी ना सर ऐसा ही लैंग्वेज लिखा होता है, वैसा ही लैंग्वेज लिखा होगा। अब पहले ऑडिट का पढ़ाई कर लो एक बार ठीक ठाक से, फिर आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट चेक करो, आप देखना आप पूरा का पूरा समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। जैसे नॉर्मल लोगों को दिखाओगे ना, वो बोलेगा कि भाई ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर आप लोग एक्सपर्ट्स बन रहे हो ना, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। और अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी कनेक्ट करोगे ना, मतलब सिर्फ किताबी नोट्स या एग्जाम क्रैक करने के लिए ही नहीं, आप इसको वास्तव के साथ कनेक्ट करो, तभी जाके आप अच्छा फार्म में ट्रेनिंग कर सकते हो, तभी जाके आप अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट में ना बिल्डअप कर सकते हो। बात मानो मेरा, जितना मान के चलोगे सर उतना ही अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी सर आपकी मर्जी, आप बोलोगे नहीं नहीं सर बस एग्जाम के लिए जितना है उतना बोल दो, तब तो सर सिर्फ नोट से ही काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी बार बार बोलूंगा, उससे भी एग्जाम का दरिया पार करना कहीं बार मुश्किल हो जाता है अगर वो प्रैक्टिकली कनेक्ट ना कर पाए तो, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद एसे 700 और नॉट, मतलब एसे 700 के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बना कि नहीं बना, मतलब इसमें वो लोग काम को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ये दोनों का रिस्पांसिबिलिटीज है। क्लाइंट हैज बीन गिवन, क्लाइंट हैज बीन गिवन client has been given adequate disclosure और नॉट, मतलब जो कंपनी का क्लाइंट है, मतलब जिस कंपनी का बिजनेस करने जा रहे हैं, ऑडिटर्स अगर देख रहे हैं कि क्लाइंट हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो ये दोनों को रिस्पांसिबिलिटीज है, मतलब दोनों को इसको समझना पड़ेगा। तो क्लाइंट हैज नॉट बीन गिवन एडिक्वेट डिस्क्लोजर और नॉट, ठीक है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर और नॉट, ये दोनों का लायबिलिटीज है कि दोनों को ही इसको समझना पड़ेगा कि ऑडिट क्लाइंट प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है। डिटरमाइनिंग द नेचर, डिटरमाइनिंग
the nature, timing, determining the nature, timing and extent of audit procedures. ये क्या है, मतलब कब, मतलब किस नेचर मतलब क्या हो जाएगा ना, नेचर में क्या आ जाता है बोले तो एसेट्स, लायबिलिटी, किसका चेकिंग चलेगा, एसेट, लायबिलिटी, परचेस बिल, सेल बिल, कितना अमाउंट का बिल, कितना अमाउंट का परचेस, कितना अमाउंट का सेल, ठीक है। ये सब ना ऑडिट का नेचर में आ जाता है, नेचर ऑफ ऑडिटिंग में, कि एसेट्स को चेक करना है, लायबिलिटीज को चेक करना है, एक्चुअली एसेट लायबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है। ये सब मैंने एकदम बेसिक जो स्टार्टिंग पहला एक दो क्लास है ना उसी में मैंने इसको बताया था। एसेट लायबिलिटी वेरीफाई करना होता है, परचेस सेल को भाउचिंग करना होता है। डोंट वरी, जिनका मिस है मैं रेडी कर रहा हूँ, दे दूंगा, ठीक है। एसेट लायबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है, परचेस एंड सेल्स को भाउचिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये डिटरमाइनिंग द नेचर, ये नेचर आइडेंटिफाई करना भी एक बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटीज होता है। किसका? ऑब्वियसली ऑडिटर्स का, जो लोग ऑडिट कर रहा है। तो डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग, कब से कब तक का ऑडिट होगा, एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, जरूरत पड़ने से ऑडिट प्रोसीजर को क्या बढ़ाना चाहिए, क्या और टाइम लेना चाहिए ऑडिट को ठीक करने के लिए, या फिर कुछ गड़बड़ और फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सब रिस्पांसिबिलिटी सब दोनों का होता है, ऐसा नहीं कि एक ऑडिटर का होगा, दोनों का होगा। एंड एक पॉइंट और लिखा, पॉइंट नंबर 7, इफ जॉइंट ऑडिटर have a common opinion, then they will issue कॉमन रिपोर्ट। हाँ सर, अगर जॉइंट ऑडिटर का रिपोर्ट सेम है तो फिर कॉमन रिपोर्ट रेज करेगा, they will issue common report. But if separate opinion, then separate report, जैसे कि लिखो सर, फॉर एग्जाम्पल if PwC wants to issue clear report and Ernst & Young, that is EY and लोधा भी एक अलग कंपनी है, यहाँ पर नहीं है बट हम जस्ट लिख रहे हैं, इंडिया का बहुत बड़ा फेमस फर्म है EY and लोधा। PwC wants to issue clear report and EY and लोधा qualified report। ऐसे तो 4 तरह का रिपोर्ट होता है, हम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता डोंट वरी, मैं प्रीवियस क्लासेस में इसको डिटेल्स बोला था। क्वालिफाइड रिपोर्ट, PwC wants to issue clear report and EY and लोधा यहाँ पर मैंने लाया सर ऐसे ही, लोधा भी एक दूसरा कंपनी है, दूसरा चार्टर्ड बड़ा फर्म है इंडिया में से, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट में से माना जाता है। If PwC wants to issue clear report and EY and लोधा qualified report, then EY and लोधा, मतलब लोधा क्या है सर, कंपनी का नाम है सर, लोधा ग्रुप, ओके, लोधा एसोसिएट्स, ठीक है। Then EY and लोधा will issue कॉमन क्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब इन लोगों का सेम टू सेम कॉमन है तो फिर वो कॉमन क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है, कॉमन क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है, ठीक है। या फिर जो भी हो, लोधा हो सकता है, EY के साथ डेलॉयट आ सकता है, ठीक है, कॉमन क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर सकता है। एंड PwC विल इशू सेपरेट क्लियर रिपोर्ट, वो सेपरेटली अपना क्लियर रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। जैसे 4 तरह का रिपोर्ट होता है ना सर, ऐसे तो रिपोर्ट 4 तरह का होता है नॉर्मली, ठीक है। क्या क्या 4 तरह का हम लोग जानते हो? एक होता है क्लियर, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है,
क्लियर रिपोर्ट हो सकता है, और जब ऑडिटर ऑडिट करके देखा कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर रिपोर्ट दे सकता है। क्वालिफाइड मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के साथ, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम है। थर्ड एडवर्स रिपोर्ट हो सकता है ना सर, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और एक हो सकता है फोर्थ रिपोर्ट, दैट इज क्या हो सर, फोर्थ में क्या होगा रे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये मेनली 4 तरह का रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। इसका डिटेल्स मैंने पहले बेसिक क्लास में लिखा के रखा, डोंट वरी, ठीक है, वहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बोला था इसके बारे में। तो क्लियर रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये चारों में से कोई भी एक या फिर कोई भी दो, अगर अलग अलग ऑडिटर्स है तो अलग अलग रिपोर्ट दे सकता है। जो हमारे जो क्वेश्चन हमें मौसमी ने पूछा था कि सर क्या ऐसा केस में क्या होगा, एक जॉइंट ऑडिटर्स हैव अ कॉमन ओपिनियन देन दे विल इशू कॉमन रिपोर्ट, बट इफ सेपरेट ओपिनियन देन सेपरेट रिपोर्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सर, if PwC wants to issue clear report, if PwC wants to issue a clear report, तो फिर वो clear report देगा, EY and लोधा qualified report, then वो लोग jointly qualified report देगा, common qualified report देगा, and PwC will issue separate clear report। तो अलग अलग रिपोर्ट हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर इंडिपेंडेंस रिपोर्ट में देखें और अगर हम इनका ओपिनियन देखें, ये यहाँ पर ये रिलायंस का है सर, ये रिलायंस का 2019-20 का डेटा है, जिसमें हम देख सकते हैं 3 ऑडिटर्स है यहाँ पर, चतुर्वेदी एंड शाह। हाँ सर, क्या क्या दिख रहा है, चतुर्वेदी एंड शाह है, डेलॉयट एंड हस्किन्स है, एंड राजेंद्र एंड कंपनी है, ठीक है। तो ओपिनियन को अगर रीड करें तो क्या लिखा है एक बार देखते हैं। देखो सर क्या लिखा है, इन आवर ओपिनियन एंड टू बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस, कौन देगा, क्लाइंट। ये रियल लाइफ बता रहा हूं सर, and based on the consideration of the report of the other auditors of the financial statement, मतलब अकेला नहीं है यहाँ पर, हाँ सर, अलग अलग ऑडिटर्स, मतलब 3 ऑडिटर्स है यहाँ पर। the consideration of the reports of the other auditors on the financial statement, consolidated financial statement of the subsidiaries, मतलब अपना एक कंपनी जो है और उसके साथ साथ उसका जो सब्सिडियरीज कंपनी से रिलायंस का सबका मिला के, एंड एसोसिएट्स कंपनी भी है उसका भी मिला के, एंड नोटेड बिलो द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन्फॉर्मेटिव विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया है एंड ट्रू एंड फेयर व्यू सब शो कर रहा है। In this case, consolidated balance sheet of the state of affairs of the group as at March 31, 2014. In the case of consolidated statement of PL of the profit of the group of the year ended on the date. In the case of consolidated cash flow statement of the cash flow of the group of the year ended on that date. तो PL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो सारा का सारा मैटर पे यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया है। ट्रू एंड फेयर व्यू बोला, मतलब बेसिकली क्लियर रिपोर्ट दिया है। ट्रू एंड फेयर बोला, अगर कुछ गड़बड़ होता तो फिर गड़बड़ वाला बोलता। हाँ सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं ये रिलायंस का ये जो रिपोर्ट है ना, मैं इसको शेयर करूंगा, और भी अगर कुछ अच्छा रिपोर्ट मुझे मिले, मैं सर्वे करता रहता हूँ सर रियल लाइफ में। तो आप लोग भी जब ऑडिटर बनोगे ना, आप लोग को ऐसे ही रिपोर्ट इशू करना होगा, लेकिन रिपोर्ट इशू करने से पहले क्या करना होता है सर, आपको पहले चेक करना होता है ये बैलेंस शीट। इसके लिए आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ताबड़तोड़ नॉलेज चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऑडिट करने से पहले आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस का मतलब तगड़ा नॉलेज चाहिए, सीरियसली। जब आप अकाउंट्स को तगड़ा समझ जाओगे एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तगड़ा समझ जाओगे ना, तो फिर आप किसी भी तरह का ऑडिट भी कर सकते हो। समझ में आया सर? तो बस यही है आज का क्लास। आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपर्ट्स ओपिनियन पढ़ेंगे, मैं लिख के रखता हूँ अभी। नेक्स्ट क्लास है ना सर आप लोग को मैम के पास? हेलो, नेक्स्ट दिन एक्सपर्ट्स ओपिनियन करेंगे सर। एक्सपर्ट ओपिनियन लिख के रखो आप लोग, मुझे याद दिला देना। ऐसे 620, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, आया ना? मौसमी, प्रियतमा, क्लियर है? স্যার বলছি যে যখন এরকম দুটো আলাদা আলাদা রিপোর্ট দেবে, हाँ, তো যদি কেউ ইনভেস্ট করে সে তাহলে কোনটাকে জাজ করবে? वो जज अपने हिसाब से करेगा, रिपोर्ट दोनों पढ़ेगा, बट अल्टीमेटली अपना दिमाग लगाना है। प्रिया को पूछो, प्रिया इन्वेस्ट करता है मार्केट में, प्रिया क्या करना चाहिए आप ही बता दो। सर खुद का ही मतलब एक सेल्फ होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेस्ट होगा ये आपको खुद भी समझना पड़ेगा सर। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ऑडिटर जितना पीएल, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं ना,
एक इन्वेस्टर्स को भी उतना ही क्लियर बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहिए। अब उसके हिसाब से आप जजमेंट लगा लो कि कौन सही बोल सकता है कौन नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत नॉलेज का जरूरत है, इसीलिए तो मैं नॉर्मली सबको रिकमेंड करता हूँ कि शेयर मार्केट पढ़ो तो अपना नॉलेज एनहांस जितना होगा ना। कल क्लास में आप लोग जानते हो, प्रिया को पता है, शंकर जी तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है सर, वो बिरला में टॉप एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, तो बिरला ग्रुप में, तो वो उन्हें भी मैं वही पूछ रहा था कि क्या लगता है शंकर जी, स्टूडेंट सेक्टर्स को पढ़ना चाहिए क्या बचपन से शेयर मार्केट के बारे में? तो शंकर जी का भी मानना है यहाँ पढ़ना इसलिए चाहिए कि नॉट जस्ट कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कंपनी का फाइनेंशियल एक्टिविटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, डजंट मैटर, जब आप लोगों को ठीक लगे, जिसको लगे तब पढ़ाई कर लेना, लेकिन सीरियसली शेयर मार्केट तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, सीए सीएमए में आपको ऐसे ही फाइनल में जाके पेपर्स इसका पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है ही आप लोगों का इंटरमीडिएट लेवल में, बट फाइनल में जाके शेयर मार्केट का भी पेपर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप जितना समझोगे उतना बेहतर। वेरी गुड मौसमी, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आज इतना मार्केट बियरिश क्यों है? मार्केट बियरिश के पीछे रीजंस है लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन का इश्यूज चल रहा है सर बहुत ज्यादा। अभी मार्केट गिरेगा सर थोड़ा थोड़ा, डेली थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा बेस बना के चलेगा। नहीं सर, एक्चुअली मार्केट ओपन हुआ और टीसीएस का और आईटीसी का, रिलायंस का सबका 30 पॉइंट्स नीचे आ गया। हाँ, मार्केट में आज थोड़ा बेरिश है। ओके सर, मैम का क्लास है, इसी कंप्यूटर में मैम का क्लास होगा, ठीक है? आप लोग नेक्स्ट क्लास जिसका है ज्वाइन करो, मैं बाद में बात करता हूँ। प्रिया अगर कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप में या फिर मुझे फोन करो। ओके ओके सर। हाँ ओके ठीक है, ओके बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय बाय। नेक्स्ट